तो हेलो भाई लोग, वापस से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो भाई लोग, पिछली बारी में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था और हमने उस पर उसके एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक ले सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला है मेंटेनिंग अकाउंट्स रिकॉर्ड। इस पे लिखा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना किसी ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक सिस्टमैटिक मैनर में। ये सब प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब प्रिंसिपल्स हम आगे पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी के जो भी प्रिंसिपल होते हैं उनकी हिसाब से होना चाहिए, उनको फॉलो करते करते होना चाहिए। ये हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। अब आ जाते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव में, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग is to determine whether during the accounting period the firm has earned profit or has incurred loss। एक ऑब्जेक्टिव और है हमारे अकाउंटिंग का कि जो भी अकाउंटिंग पीरियड, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे कुछ फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं। फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं और एक हमारा नॉर्मल ईयर होता है और कैलेंडर ईयर कहते हैं। एंड कैलेंडर ईयर। अब हमारा कैलेंडर ईयर कब से शुरू होता है? 1 जैन टू 31 दिसंबर, ठीक है। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये भी यहाँ पे यही कह रहा है, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड 1 साल होता है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो साल होता है, कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है उसको वो डिटरमाइन किया जाता है। इसके आगे क्या लिखा है? फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। रेवेन्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन of period transferred to the credit and expenses are transferred to the debit। इसके लिए, इस पर्पस के लिए हमारे उसमें दो चीज़ें बनाई जाती है, एक इनकम स्टेटमेंट, या आप आगे पढ़ेंगे, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये हमारे पास 11th पे है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से सुनना, आगे जाके हम इसे भी पढ़ेंगे। अब जो इस पे रेवेन्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर्ड इन द डेबिट। इसकी जो ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है, जो भी हमारे रेवेन्यूज, जो हमें इनकम हुई है कहीं से भी, जैसे मैंने कोई भी सामान सेल किया, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये दो साइड्स होती है हमारी, एक तो डेबिट होती है, पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। तो ये जो हमारी लेफ्ट साइड होती है वो होती है डेबिट और राइट साइड होती है क्रेडिट। अब इसने क्या बोला, यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिख देंगे पहले फॉर्मेट के हिसाब से, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखना, जो भी हमारी राइट साइड होगी, ये साइड, यहाँ पे हमारे रेवेन्यूज आएंगे। ये क्रेडिट वाली साइड है तो इधर हमारे रेवेन्यूज आएंगे। अब जो ये वाली साइड है, डेबिट वाली साइड, इधर हमारे खर्चे आएंगे, जो भी एक्सपेंसेस है। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, कोई चीज़ जैसे फर्नीचर खरीद लिया और चेयर्स खरीद ली, बुक्स खरीद ली, ये सब आपके इस साइड आएंगे। किस साइड? लेफ्ट साइड, डेबिट में। यही इसके कहने का मतलब है। अगर फर्दर जानना है तो इस पर हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको काफ़ी टेंशन मत लो, आगे भी बहुत है इसके बारे में। अब थर्ड आ जाते हैं डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अब यहाँ पे क्या लिखा है?
Another objective of accounting is to determine the financial position. It is known as the balance sheet. It is known as the balance sheet. जैसे ही हमने पहले वाले इसके एट्रीब्यूट्स में पढ़ा था, जो बैलेंस शीट है वो हमारी समराइजिंग, मतलब जो यूज़र्स को हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कि हमें कितना प्रॉफिट ये सब हुआ है, तो वो बैलेंस शीट की मदद से भी दिया जाता है. बैलेंस शीट यहाँ पे भी लिखा है, बैलेंस शीट यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. बैलेंस शीट which shows the value of assets on one side and liabilities on the other side. अब बैलेंस शीट कैसे काम करती है, बहुत ही इजी है इसे बनाना. इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ. इसका फॉर्मेट बहुत इजी है, बाकी इसे बनाने का आप आगे सीखेंगे कैसे बनाना है. पहले हम यहाँ पे लाइंस खींचते हैं. ठीक है. अब इसकी जो लेफ्ट साइड होती है, ये वाली साइड लेफ्ट साइड, तो वहाँ पे हम इसकी लाइबिलिटीज़ लिखते हैं. लाइबिलिटीज जैसे कि हमने पहले पे देखा था, जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, उसका लेफ्ट साइड जो होता है वो होता है डेबिट साइड, लेकिन इसका लेफ्ट साइड होता है लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. अब लाइबिलिटीज और कैपिटल क्या होते हैं? लाइबिलिटीज होती है आपके उधार, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. जितने भी आपके ऊपर उधारी होती है, मतलब जो किसी आदमी ने हमें उधार में सामान दिया, आप दुकान से उधार पे लेते हो ना सामान, फिर वो एक कॉपी में लिखते हैं तो कि भाई इसका उधार है, बाद में इसने मेरे को पैसे देने हैं मतलब. तो जो भी जिसने भी उधार दिया उसको कहते हैं हम क्रेडिटर्स. उधार देने वाले को क्या कहते हैं हम? क्रेडिटर्स. ये चीज़ याद कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जैसे कि आपका लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, और काफ़ी और भी बहुत चीज़ें हैं जिन्होंने आपको उधार में चीज़ें दी होती है, आपको उनका उधार चुकाना होता है. अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं एसेट्स. एसेट्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में कि एसेट्स वो चीज़ें होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी चीज़ें जो बिजनेस ओन्ड करता है, जो आपकी कंपनी है वो ओन्ड करती है, बिजनेस ओन करता है, उसे हम एसेट्स कहते हैं. और कैपिटल होती है जितना पैसा ओनर ने सपोज बताता हूँ, ये एक ओनर को हम क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर. ओनर को हम प्रोप्राइटर भी कहते हैं. प्रोप्राइटर. अब प्रोप्राइटर का बिजनेस है, अब इसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं. जरूरी है भाई पैसे. बिना पैसों के बिजनेस, बिना पैसों के आजकल क्या होता है, बिजनेस में तो बहुत जरूरी होता है पैसा. जब लगाओगे तभी तो तुम्हारी इनकम हो पाएगी. तो प्रोप्राइटर ने लगाए 20 लाख. ये 20 लाख मैं बहुत कम अमाउंट कह रहा हूँ, ये वैसे बहुत बड़ी अमाउंट होती है, इससे भी बड़ी अमाउंट लगाई जाती है, लेकिन अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 20 लाख. जो 20 लाख इसने लगाए हैं उसे हम कहेंगे कैपिटल. इसकी कैपिटल है. चलो अभी इसमें इतना भी बड़ा डिस्कशन नहीं करते हैं, मैं आपको बस बता रहा हूँ. अब जैसे आपका फर्नीचर है बिजनेस रिलेटेड, वो एसेट्स में आ गया. क्रेडिटर्स अभी बताया क्या था कि जिनसे आप उधारी में सामान लेते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं. और डेप्टर्स हो गए. जैसे इसके आगे एक चैप्टर है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें ये सारी टर्म्स है, इसमें बताया गया है कौन क्या क्या है. उस पर बढ़ाऊँगा मैं आप सभी को. तो अभी के लिए तो ये सब देख लीजिए कुछ कुछ एग्जाम्पल. और बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग भी हमारी एसेट्स में आती है. मैंने कहा ना, जो भी चीज़ें कोई बिजनेस या कोई फर्म ओन करता है उसे हम कहते हैं एसेट्स. अब आ जाते हैं अगले पॉइंट में जल्दी से. तो अगला पॉइंट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट. The management often requires the financial information for decision making, effective control, budgeting, forecasting. Accounting provides financial information to assist the management in discharging the function. देखो मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसका.
मैनेजमेंट के लिए चाहिए होता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है तो उससे आप अपना डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे, फिर उससे कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा और बजट भी डिसाइड नहीं होगा कि भाई इस साल कितना खर्चा करें, जिस हिसाब से हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है उस हिसाब से कैसे करें। तो उसके लिए अकाउंटिंग ज़रूरी होती है कि कंपनी को कितना खर्चा हुआ है, कितना उसका प्रॉफिट है, कितना लॉस है, उसके हिसाब से वो अपना मैनेजमेंट संभालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब देखो ये फिर आ गया, ये हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये कम्युनिकेटिंग में। अब देखो तुम अगर इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो पढ़ लोगे ना तो तुम्हें थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसके ऑब्जेक्टिव्स के समझ आने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें क्या आई थी हमारी बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस से क्या आया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। पिछली वीडियो में अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो मैंने इस वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो भाई देखो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एट्रीब्यूट्स को थोड़ा ध्यान से सुन के पढ़ो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं की वजह से हमें देखो इतने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं बीच बीच में से। अब प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स में क्या है, येट अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल who analyze them according to their requirements। चलो इसको भी बताते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि भाई यूजर्स को भी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जिसको उस समय समझ नहीं आया अभी फिर से बता देता हूँ। अब जो हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं वो होते हैं कंपनी के CEO, जिनका ये देखना जरूरी है कि भाई मेरी कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। मैनेजमेंट वाले हो गए जो मैनेज कर रहे हैं, और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, भाई वही तो वो करते हैं, वही तो एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, वो देख रहे भाई एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, हमारे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा, ये भी तो देखना जरूरी है। अब एक्सटर्नल बताया था जैसे मैंने, आपके शेयर होल्डर्स हो गए आपको, जिन्होंने डिबेंचर होल्डर्स हो गए, बैंक्स हो गए, मतलब ये भी शेयर होल्डर्स ही हैं आपके, इनको भी हम शेयर होल्डर्स ही कहते हैं। इन सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा आखिरी पॉइंट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब ये हमारा आखिरी पॉइंट है, चलो इसे पढ़ लेते हैं जल्दी से। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। Accounting maintains record of asset owned by the business, which enables the management to exercise control and protect them। Accounting का एक और ऑब्जेक्टिव है एसेट्स को रिकॉर्ड करना। ठीक है, जो एसेट्स मतलब जो भी चीज़ें बिजनेस ने ओन कर रखी है उसका रिकॉर्ड रखना कि भाई मेरे पास फर्नीचर है, हाँ मेरे पास बिल्डिंग है, हाँ चलो भाई बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग है, इन सबको प्रोटेक्ट भी तो करना है, इनका इंश्योरेंस करा दिया। जब हमने इसे रिकॉर्ड किया तभी तो पता चला कि भाई किस ओनर को याद रहेगा कि भाई मेरी इतनी सारी बिल्डिंग है, इतने उसमें इतने फर्नीचर है। वो नोट करता है ना, नोट करवाता है, वो नहीं करता, वो असल में अकाउंटेंट्स नोट करते हैं। तो ये सब अकाउंटेंट नोट करते हैं, फिर उसे पता चलता है हाँ भाई मेरे पास 4 बिल्डिंग है, 100 फर्नीचर है हर बिल्डिंग में। तो इसके हिसाब से पता चलता है, इसके हिसाब से वो फिर उन्हें प्रोटेक्ट करने का करते हैं। प्रोटेक्ट कैसे, उसका थीफ इंश्योरेंस करा के। इंश्योरेंस चैप्टर काफ़ी अच्छा है, वो आप बिजनेस पे पढ़ेंगे और काफ़ी डीप चैप्टर है वो, उसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। उसमें इंश्योरेंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हम आगे चलते हैं जल्दी से फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में। अब फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग ये भी सेम वैसे ही है, जल्दी से मैं फंक्शंस पढ़ा देता हूँ। फिर हमारा अगला टॉपिक बचेगा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग ये हम फंक्शंस के बाद पढ़ेंगे। अभी चलिए फंक्शंस पढ़ते हैं। पहला फंक्शन है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये देखो फिर आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखा था ना हमने मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये देख रहे हो। अब मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स।
वैसे ये वाला पॉइंट मेरे को बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं 2 बार समझा चुका हूँ। तो अगर तीसरी बार समझा रहा है फिर समझा देते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, सिंपल से याद रखो कि फंक्शन, एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्टिव है। एक पॉइंट है सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब देखो इसमें कैसे है मैं दिखाता हूँ। रिकॉर्ड में आ गए, रिकॉर्ड के ही अंदर से ये देखो रिकॉर्डिंग के ही अंदर से ये तुम्हारे ये पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब सिंपल सा पॉइंट है, इसका प्राइमरी फंक्शन बताओ क्या है अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, बस। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है पेपर में। और तुम ऐसा कर सकते हो, जैसे तुमसे पूछ लिया ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, 5 मार्क्स का है 5 पॉइंट लिखना, 3 मार्क्स का है 3 पॉइंट लिखना, और 2 मार्क्स का 2 ही पॉइंट लिखना। पैराग्राफ में मत लिखना कोई भी, क्योंकि पैराग्राफ ये जो पॉइंट्स है ना ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने दिए रहते हैं। पैरे में मत लिखना, पॉइंट में लिखना, और ये इसमें मार्क्स मिल जाते हैं। अगर तुमने बाहर का पॉइंट भी सही लिखा है ना, ये बाहर के पॉइंट सिर्फ पॉइंट ही पॉइंट, भाई अंदर का तुमने सही नहीं लिखा, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। सेकंड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट कौन से होता है हमारे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड and include the income statement, profit and loss account and position statement, balance sheet. Financial statement shows the financial performance, that is profit earned and loss incurred during the accounting year, and the financial position balance sheet as at the end of the अकाउंटिंग ईयर। अब देखो जो भी हमारे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स होते हैं, ये हमें अपनी, जैसे फाइनल अकाउंट में पहले भी बता चुका हूँ, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बनता है। सिंपल सा पॉइंट है, लिख देना कि दीज इंडिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड हमारा कब एंड होता है, 31 मार्च को। ये एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड मतलब फाइनल जो इसकी अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड इन इट विच इंडिकेट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। और दैट इज करके लिख देना प्रॉफिट अर्नड और लॉस इंक्योर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। इसके आगे आ जाते हैं मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये बहुत इजी पॉइंट है, बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो ना, जो जीएसटी, टैक्स एक्ट, इनकम, ये जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, जितने भी हमारे टैक्सेस है, ये जो भी है, इन सब आपको भरना होता है। वो कैसे, तुम अकाउंट्स बनाओगे, फिर उसके बाद अकाउंट्स बनाओगे, बैंक में जमा होगा, बैंक फिर इंडिकेट करेगा भाई इसकी साल की इनकम में प्रॉफिट इतना है इसका, तो इसका टैक्स इतना हुआ, इसका जीएसटी इतना हुआ। तो अब जैसे तुम्हारे ऊपर लॉ हो गया, कोई सूट हो गया, मतलब हाँ किसी ने केस कर दिया, वो बोल रहा है कि भाई मतलब, तो तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, सर ये हमारे पूरे साल का है, तो उससे तुम्हें थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि भाई हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या कहेंगी गलत, इतने साल से तो इसका प्रॉफिट हो रहा, क्या झूठ बता रहा है, एक दिन लॉस हो गया कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा केस पे भी लीगल रिक्वायरमेंट मीट करने में भी हेल्प करता है। अब कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये हम फिर पढ़ गए, यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में इसका फंक्शन है। अब इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स मैं बता चुका हूँ, 2 बार तो बता ही चुका हूँ। ये इसमें बस यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। अब 5वां पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ्टन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब भाई ये देखो, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे हम हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बस इससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है और मैनेजमेंट में हेल्प होती है। तो यहाँ तक थे इसके 5 फंक्शंस। अगर आप इसकी ये पढ़ के भी जाओगे तो बहुत ईजी है, लिख देना, बहुत पेपर में आएगा तो बहुत आसानी से लिख दोगे। और क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़े हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स और एट्रीब्यूट्स को पढ़े तो हैं,
अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको कोई पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।